बादलों में जादुई ढाबा। राधेपुर नाम का एक गांव था जहां पर दो दोस्त राघव और दीपक रहते थे। दीपक को खाना बहुत पसंद था मगर उसके माता पिता गरीब थे। राघव गांव के सबसे अमीर व्यक्ति का बेटा था। एक दिन दीपक राघव के पास आता है। अरे राघव, क्या हुआ? आजकल तो बाहर ज्यादा घूमता क्यों नहीं? यार बहुत काम रहता है, स्कूल जाना होता है और पापा मुझे अपने काम पर भी लेकर जाते हैं। अब मेरे पापा तेरे पापा जैसे थोड़ी है कि अपने बच्चों को स्कूल भी ना भेजे। हाँ बात तो सही है, मगर मेरे पिता हर दिन मेरे लिए खाना बनाकर मुझे खिलाते हैं और मेरे पिता मुझे नए कपड़े भी देते हैं और जब भी उन्हें समय मिले मुझे घुमाने भी ले जाते हैं और कभी कभी तो बिठाकर मुझे जिंदगी के बारे में भी सिखाते हैं। अच्छा छोड़, जाने दे, कुछ खाएगा? क्योंकि मैं तुझे तेरे पिता के बनाए खाने से भी अच्छा खाना खिलाऊंगा। वैसे ये मुमकिन तो नहीं है, मगर तू मुझे वड़ा पाव खिलाने ले चल। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो इस गांव का सबसे बड़ा ढाबा खोलूंगा और सुन, तुझे मैं उसमें काम पर भी रखूंगा, तो तू अभी से अच्छे से काम करने की सोच ले। राघव दीपक को लेकर वड़ा पाव खाने जाता है। 20 साल बाद राघव गांव में एक बड़ा ढाबा खोल लेता है और दीपक अपने पिता के साथ उनके खेत में काम करने लगता है। एक दिन राघव दीपक को अपने ढाबे पर बुलाता है। राघव अपने ढाबे में किसी बड़े व्यक्ति से बात कर रहा था। तभी ढाबे के अंदर दीपक आ जाता है। राघव बाहर जा, मगर बाहर जा, बाद में आना। दीपक ढाबे से बाहर आ जाता है। थोड़ी देर बाद वो व्यक्ति ढाबे से चला जाता है और राघव दीपक को ढाबे में बुलाता है। आओ दीपक। अरे यार, जब मैं बड़े लोगों से बात कर रहा हूँ तो तुम अंदर क्यों आ जाते हो? क्योंकि मुझे लगा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मगर तुमने मेरी दोस्ती का मान नहीं रखा और मेरा निरादर किया। अच्छा देख दीपक, बचपन में तेरे पर रहम करके मैंने तुझे बहुत खिलाया है। अब एक मेहरबानी तुझ पर और कर रहा हूँ। खेती छोड़ अपने पिता की और यहाँ आजा काम करने के लिए। नहीं, मैं जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ और खुश हूँ। खुश? तू खुद को खुश देखता है? यहाँ का सबसे अमीर व्यक्ति मैं हूँ। दीपक, मेहरबानी कर रहा हूँ, तुझ पर आजा। क्या मेहरबानी लगा रखी है? तू मुझे मेरा दोस्त लगता था, इसलिए तेरी मेहरबानी को मैं दोस्ती समझता था। तू मेरा दोस्त नहीं है, गरीब कहीं का। तेरे जैसे लोगों को मैं अपने साथ खड़ा न रखूं। चल निकल अभी यहाँ से। दीपक ढाबे से निकल जाता है और अपने पिता के पास उनके खेत में जाने लगता है। जैसे ही वो अपने खेत में पहुँचता है तो वो देखता है कि उसके पिता के सिर पर बादल मंडरा रहा है। पिताजी, ये बादल, ये कैसे? मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तुम्हें वो सब नहीं दे पाया जो तुम्हें मिलना चाहिए था। ये बादल हमारे पूर्वजों की है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और अब वो समय आ गया है कि ये शक्ति मैं तुम्हें सिखाऊं, मगर इसके लिए मुझे यहाँ से जाना होगा। पिताजी, मैं कुछ समझा नहीं। बेटा, हमारा परिवार अनोखा है। हमारे पास बादलों को अपने वश में करने की शक्ति है, मगर ये जादुई शक्ति पिता बेटे को देता है और फिर गायब हो जाता है। नहीं पिताजी, मैं नहीं चाहता कि आप जाएं। मैं जैसा हूँ खुश हूँ, मुझे जादू नहीं चाहिए। धैर्य रखना बेटा, और याद रखना, अगर तुम्हारा कोई निरादर करे तो इस पर कभी गुस्सा या फिर वापस इज्जत पाने की कोशिश ना करना, क्योंकि उनका निरादर तुम्हारी कीमत नहीं बताता बल्कि उनके चरित्र को दिखाता है। इतना कहकर दीपक के पिताजी वहाँ से गायब हो जाते हैं। अचानक से दीपक के गले में एक सोने की चेन आ जाती है जिस पर सूरज बना हुआ था। पिताजी, नहीं पिताजी! दीपक के इर्द गिर्द बादलों का घेरा आ जाता है। वो एक बादल पर खड़ा हो जाता है जो उसके पैरों के पास ही था और बादल उसे आसमान में लेकर जाता है। उसे दूर दूर तक सिर्फ बादल ही दिखते हैं। मैं अपने पिताजी की दी हुई शक्तियों का पूरा इस्तेमाल करूंगा और इन बादलों में एक ढाबा खोलूंगा। अगले दिन दीपक बादलों का इस्तेमाल करके एक नया ढाबा बना लेता है और जमीन पर बादलों को जमा कर लेता है। दीपक नीचे बादलों के पास खड़ा था, तभी एक आदमी वहां आता है। ये क्या है? ये बादल है, इस पर अगर आप चढ़ जाएं तो मैं आपको बादलों के ढाबे पर ले जाऊंगा और स्वादिष्ट खाना खिलाऊंगा। बादलों का ढाबा, यानी बादलों के ऊपर ढाबा?
जी बिल्कुल, आप बस मुझ पर विश्वास कीजिए और इस बादल पर चढ़ जाइए। फिर मैं आपको अपना ढाबा दिखाऊंगा, जहाँ एक महाराज है जो स्वादिष्ट खाना बनाकर आपको खिलाएगा। वो आदमी बादल पर खड़ा हो जाता है और बादल उसे ऊपर ले जाता है। जैसे ही वो बादल पर ढाबा देखता है, वो कहता है, अरे यह तो सच में ढाबा है, वो भी बादलों से बना हुआ। वहाँ दीपक ने मोहन नाम के एक महाराज को रखा था जो खाना बनाता था। मोहन राघव का बहुत अच्छा दोस्त था, मगर ये बात उसने छुपा रखी थी। वो आदमी वहाँ पेट भर खाना खाता है। आपको कहाँ जाना है? मैं तो दूसरे गांव शीतलापुरी जा रहा हूँ। ठीक है, आपको ये बादल आपकी मंजिल तक पहुँचा देगा। सच में? अगर ऐसा है तो अब मैं यहीं पर खाना खाने आया करूँगा और आराम से अपने घर और काम पर जाया करूँगा। वो आदमी बादल पर बैठ जाता है और बादल उसे शीतलापुरी पहुँचा देता है। धीरे धीरे गांव के लोग बादलों को जमीन पर देखने लगते हैं और सारे लोग दीपक के ढाबे पर पहुँचने लगते हैं और जहाँ भी उन्हें जाना होता, बादल उन्हें आराम से पहुँचा देता। एक दिन बादल पर राघव आता है और दीपक को देखकर कहता है, तुमने तो बड़ी तरक्की कर ली दीपक। मैं सोच भी नहीं सकता था कि कोई बादल पर ढाबा भी खोल सकता है। तुम सच में जादूगर हो। मैं नहीं राघव, मेरे पिताजी। ये शक्ति मुझे मेरे पिताजी से मिली है। आओ कुछ खा लो, जो चाहे खा सकते हो, इसे अपना ही ढाबा समझो। दीपक जमीन पर खाने का सामान लेने चला जाता है। राघव ढाबे में मोहन को देखता है। मोहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो शहर चले गए थे ना? मोहन वही व्यक्ति था जिससे राघव बात कर रहा था, और जब दीपक ढाबे में आया था तो राघव ने उसे बाहर भगा दिया था। वो राघव भाई, मैं शहर जाने ही वाला था, मगर जब मैंने देखा कि कोई इंसान बादलों पर ढाबा बना रहा है तो मैं यहीं रुक गया। तुम खुद सोचो, कौन ऐसा काम छोड़ना चाहेगा? धोखेबाज और झूठे हो तुम। मैं झूठा हूँ? तुम भी कोई अच्छे इंसान नहीं हो। कौन दोस्त अपने दोस्त की इज्जत की धज्जियां उड़ाता है? ये सब छोड़ो राघव, लेकिन मैं कहता हूँ कि हमें यह ढाबा हथियाना चाहिए। मुझे पता है कि उसे बादलों की शक्ति किस चीज से मिलती है। क्या कहते हो? तुम्हारा ढाबा चलाने का अनुभव और मेरे हाथ का खाना, दोनों ही पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएंगे। राघव थोड़ी देर सोचता है। हाँ, क्यों नहीं, मुझसे अच्छा कोई ढाबा चला सकता है क्या? बस बताओ, हमें करना क्या है? बादलों को चलाने के लिए उसके गले में जो चेन है उसकी जरूरत पड़ती है। हमें बस उसे चुराना है। मैं बताता हूँ कैसे। मोहन राघव को सारी योजना बताता है। रात को मोहन और राघव दीपक के घर पहुँचते हैं। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? राघव दीपक से कहता है, ये देख, आज मैं अपनी गाय का शुद्ध दूध लाया हूँ। तेरे घर में गिलास तो होगा ना ये दूध पीने के लिए? हाँ, मैं गिलास लेकर आता हूँ। नहीं, तू बैठ, मैं लेकर आता हूँ। राघव रसोई में जाकर 3 गिलासों में दूध लेकर आता है। पहला गिलास वो दीपक को दे देता है और बाकी 2 में से एक मोहन को और दूसरा अपने लिए रख लेता है। जैसे ही दीपक दूध पीता है वो बेहोश हो जाता है। उसे बेहोश देखकर मोहन कहता है, वाह, देखा राघव, हमारी योजना काम कर गई। अब मैं इसकी चेन निकाल लेता हूँ। मोहन उसकी चेन निकाल लेता है और बाहर आ जाता है। वो उस चेन को खुद पहन लेता है और आसमान की ओर देखकर अपना हाथ ऊपर उठाता है। तभी कुछ बादल उसकी ओर आने लगते हैं। देखा राघव, ये चेन ही बादलों को अपने नियंत्रण में रखती है। राघव, तुम बहुत देर से कुछ बोल नहीं रहे हो। क्या हुआ? खुश नहीं हो? मैं तो बहुत खुश हूँ। और मैं भी। तुम तो बेहोश थे ना? बादल मोहन के पास आकर एक जेल बना देता है और मोहन बादलों की जेल में कैद हो जाता है। तुम्हें लगा इस चेन से मुझे शक्तियाँ मिलती है? और तूने सोचा भी कैसे कि मैं अपने बचपन के दोस्त को धोखा दूंगा? जब तूने मुझे योजना बताई थी तभी बादलों के जरिए मैंने सबसे पहले दीपक को ये बात आकर बता दी थी। अब हमेशा बादलों पर ही रहना मेरे भाई। नहीं नहीं नहीं। मोहन को उसके किए की सजा मिल जाती है और उसके बाद दोनों दोस्त मिलके बादलों में अपना ढाबा चलाने लगते हैं। मीनल बेटा, सो जाओ, कल तुम्हें स्कूल भी तो जाना है ना। मम्मी, पहले मुझे परियों की कहानी सुनाओ, तभी तो मुझे नींद आएगी। अच्छा ठीक है, आओ मेरे पास।
मीनल अपनी माँ राधिका की गोद में सर रखकर लेट गई और देखते ही देखते कहानी सुनते सुनते मीनल सो गई। मीनल अपनी माँ राधिका से बहुत प्यार करती थी। स्कूल से आने के बाद वो अपनी माँ राधिका के साथ खूब बातें करती, हंसती खेलती। ऐसे ही हंसी खुशी उनके दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन उनके खुशहाल परिवार को किसी की नजर लग गई। मम्मी चलो ना आज बाहर घूमने चलते हैं। नहीं बेटा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, तुम पापा के साथ चली जाना, तुम्हारे पापा ऑफिस से आते ही होंगे। इतने में मीनल के पिता कैलाश भी काम पर से घर लौट आए। पापा आप आ गए, मुझे बाहर घूमने जाना है। हाँ हाँ क्यों नहीं मीनल बेटा, हम जरूर चलेंगे। चलो राधिका तुम भी जल्दी से रेडी हो जाओ। नहीं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, आप दोनों चले जाओ। क्या हुआ राधिका, सब ठीक तो है ना? चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, बस थोड़ी बेचैनी महसूस हो रही है। थोड़ी देर में मैं ठीक हो जाऊंगी, आप जाइए। मम्मी मैं आपके लिए आपके फेवरेट चीज लेकर आऊंगी, आपको बहुत पसंद है ना, पाइनएप्पल आइसक्रीम। अच्छा राधिका हम जल्दी लौट आएंगे, तुम अपना ध्यान रखना। इतना बोलकर कैलाश बेटी मीनल को लेकर वहाँ से चला गया। मीनल अपने पापा के साथ बाहर घूमने चली गई। फिर घर लौटते समय उसने अपनी मम्मी के लिए पाइनएप्पल आइसक्रीम खरीदी। लेकिन जब वो घर पहुँचे तो वहाँ का नजारा देखकर कैलाश और मीनल दोनों चीख पड़े। राधिका फर्श पर बेहोश पड़ी थी और उसके सर से काफी खून बह रहा था। कैलाश जल्दी से राधिका को अस्पताल लेकर गया, जहाँ डॉक्टर ने उसका इलाज शुरू किया। वहीं बेचारी मीनल अपने पिता कैलाश से लिपटकर रोए जा रही थी। पापा मम्मी ठीक तो है ना? हाँ बेटा तुम्हारी मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। देखो डॉक्टर अंकल उनका इलाज कर रहे हैं ना, अब तुम रोना बंद करो। तभी राधिका का इलाज कर रहा डॉक्टर बाहर आया और कैलाश से बोला, आई एम सॉरी, हम आपकी पत्नी को बचा नहीं पाए, उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया था। ये सुनकर कैलाश और मीनल खूब रोते हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था, लेकिन मीनल अभी भी अपनी माँ राधिका की फोटो को सीने से लगाकर सोती थी। उसे माँ के साथ बिताया हुआ हर पल याद आता। फिर एक दिन मीनल रोते हुए अपने पिता कैलाश से बोली, पापा मुझे मम्मी चाहिए, मुझे मम्मी की बहुत याद आती है। मीनल बेटा रो मत, तुम्हारी मम्मी जल्दी लौट आएगी। ये कहते हुए कैलाश झूठा दिलासा देते हुए बेटी मीनल को चुप कराता है। फिर एक दिन कैलाश की छोटी बहन सरिता की बेटी तारा का जन्मदिन था। जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने कैलाश अपनी बेटी मीनल को भी लेकर पहुंचा। उस पार्टी में सरिता की सहेली अनुराधा भी आई थी, जो कि दूसरे शहर में रहती थी और अब तक उसने शादी नहीं की थी। पार्टी में कैलाश और उसकी बेटी मीनल की हालत अनुराधा से देखी नहीं गई। दरअसल अनुराधा पहले से ही कैलाश को बहुत पसंद करती थी, लेकिन कैलाश ने अपनी पसंद की लड़की राधिका से शादी की, जिस वजह से अनुराधा ने कभी शादी नहीं की। इतने सालों बाद कैलाश को देख अनुराधा ने अपनी सहेली सरिता से कहा, सरिता देखो ना, मीनल बिन माँ की कितनी दुखी है, तुम्हारा भाई दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेता? अब तू ही बता अनुराधा, भला आज के जमाने में कौन एक लड़की के बाप से शादी करना चाहेगा? सरिता तुम तो जानती ही हो, मैं शुरू से ही तुम्हारे भाई कैलाश को कितना पसंद करती थी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए उनकी शादी राधिका से हो गई। लेकिन सच बताऊं, मैं आज भी कैलाश जी को उतना ही पसंद करती हूँ जितना 10 साल पहले करती थी। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मैं मीनल की माँ बनकर उसे ढेर सारा प्यार देना चाहती हूँ। क्या सच में अनुराधा, तुम मेरे भाई से शादी करोगी? हाँ मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मैं कैलाश से शादी करना चाहती हूँ। अगर ऐसी बात है तो मैं अपने भाई से बहुत जल्द बात करूंगी। फिर कुछ दिन बाद सरिता ने अपने भाई कैलाश को मीनल की खातिर दूसरी शादी करने को कहा। अगर तुम मुझे अपनी छोटी बहन मानते हो भैया, तो शादी के लिए हाँ कर दो। नहीं बहन, मैं राधिका को भुला नहीं सकता, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। भैया मान जाओ, भले ही तुम्हें पत्नी की जरूरत ना हो, लेकिन उस मासूम बच्चे की अभी उम्र ही क्या है, उसे माँ के प्यार की बहुत जरूरत है। अपने लिए ना सही, अपनी बेटी मीनल की खुशी की खातिर शादी के लिए हाँ कर दो। अपनी बेटी मीनल की खातिर कैलाश ने अनुराधा से दूसरी शादी कर ली। अनुराधा आते ही कैलाश के बिखरे हुए घर को अच्छे से संभाल लेती है। अनुराधा उस घर में आ तो जाती है,
लेकिन ना तो उस घर में उसे माँ का दर्जा मिला, ना पति का प्यार, क्योंकि जहाँ कैलाश को अनुराधा को पत्नी के रूप में अपनाने का समय चाहिए था, वहीं मीनल भी उसे अपनी माँ राधिका की जगह नहीं दे पा रही थी। साथ ही स्कूल के सभी बच्चे उसे सौतेली माँ के खिलाफ भड़का देते हैं। एक दिन मीनल की सहेली नेहा क्लास में उससे बोली, अरे मीनल, तू जानती नहीं है, ये सौतेली माँ बहुत बुरी होती है। ये घर का सारा काम करवाती है, मारती पीटती है, और जब खुद का बच्चा हो जाता है ना, तो फिर बुरी हो जाती है और घर से निकाल देती है। अपनी सहेली नेहा की बात सुनकर मीनल के मन में अपनी सौतेली माँ अनुराधा के खिलाफ और भी नफरत होने लगी। एक दिन मीनल स्कूल जा रही थी, तभी अनुराधा उसे रोकते हुए बोली, मीनल बेटा रुको, अपना लंच बॉक्स तो लेती जाओ। कोई जरूरत नहीं है, मैं स्कूल के कैंटीन से ही कुछ खा लूंगी, मुझे नहीं खाना आपके हाथ का खाना। मीनल, ये क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का? मीनल, ये क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का? जी मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ भगवान के पास गई है। रहने दीजिए कैलाश जी, लगता है आज मीनल बेटी को कैंटीन का खाना खाने का मन कर रहा होगा। अच्छा मीनल बेटी, लाओ मैं तुम्हारी टाई बांध देती हूँ। नहीं, मुझे टाई बांधना आता है, मैं खुद कर लूंगी। ऐसा बोलकर मीनल बिना लंच बॉक्स लिए गुस्से से स्कूल चली गई। अनुराधा को उसका व्यवहार थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो जानती थी एक दिन मीनल उसे अपनी माँ जरूर मानेगी। ऐसे ही समय बीत रहा था। मीनल अक्सर बिना लंच लिए स्कूल चली जाती थी। अनुराधा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती कि वो अच्छी माँ बन सके। वो मीनल के कपड़े धोती, उसका कमरा साफ करती और उसकी पसंद का खाना बनाती, लेकिन मीनल उसे नफरत भरी निगाहों से देखा करती। ऐसे ही एक रोज, अरे ये गुलाबी फ्रॉक बिस्तर पर ऐसे कैसे रखी है? लगता है गंदी है, मैं इसे धो देती हूँ। अनुराधा फ्रॉक को धो देती है। शाम को मीनल को अपनी सहेली नेहा के बर्थडे पार्टी में जाना था। वो जब अपनी गुलाबी फ्रॉक को ढूंढती है तो उसे वो नहीं मिलती। फिर वो जाकर अनुराधा से पूछती है, सुन सौतेली, मेरी गुलाबी रंग की फ्रॉक कहाँ रखी है? ओह, मुझे लगा वो फ्रॉक धोने के लिए रखी है, इसलिए मैंने फ्रॉक को धो दी। ये क्या किया तुमने? अब मैं अपनी सहेली के बर्थडे में क्या पहनकर जाऊंगी? आज के बाद तुम मेरी किसी भी चीज को हाथ मत लगाना, समझी? ये कहते हुए मीनल अपने कमरे में गुस्से से चली गई। वहीं कैलाश अपनी बेटी का ऐसा व्यवहार देख अनुराधा से माफी मांगता है। कुछ दिनों बाद मीनल के एग्जाम शुरू होने वाले थे, इसलिए वो रात में पढ़ाई कर रही थी। अनुराधा ने जब ये देखा तो वो दूध से भरा गिलास लेकर मीनल के पास गई। ये लो बेटी, केसर वाला दूध पी लो। तुम मेरी सौतेली माँ हो, समझी? मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। सौतेली माँ हमेशा सौतेली ही होती है, वो सगी माँ नहीं बन सकती, समझी? बेटी, सगी सौतेली कुछ नहीं होता, माँ तो माँ होती है। अच्छा चलो, मैं तुम्हारी पढ़ाई में कुछ हेल्प करूँ? नहीं, आप बस मेहरबानी करके मेरे कमरे से बाहर जाइए, मुझे पढ़ाई करनी है, सौतेली कहीं की। ये सुनकर अनुराधा की आंखों में आंसू आ गए और वे चुपचाप वहाँ से चली गई। अगली सुबह अनुराधा जल्दी उठकर मीनल का लंच बॉक्स तैयार करती है, साथ ही उसके पीने के लिए मैंगो शेक बनाती है। उसके बाद अनुराधा मीनल को जगाने जाती है। पहले तो मीनल को अनुराधा को अपने कमरे में देखते ही बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंगो शेक हाथों में देख वो बहुत खुश होती है और झट से सारा मैंगो शेक पी गई। अनुराधा मुस्कुराते हुए खाली गिलास लेकर कमरे से बाहर आई। ये देख कैलाश बोला, मुझे अच्छा लगा अनुराधा कि तुम मेरी बेटी मीनल की हर छोटी बड़ी चीज का कितना ख्याल रखती हो। नहीं तो आजकल के जमाने में कहाँ कोई सौतेली बेटी का इतना ख्याल रखता है। कैलाश जी, आप बोलने में गलती कर रहे हो, तुम्हारी नहीं हमारी बेटी है मीनल। ये सुनकर कैलाश बहुत खुश हुआ और झट से अनुराधा को गले से लगा लिया। उस दिन पहली बार कैलाश ने अनुराधा को गले से लगाया था। अनुराधा भी बहुत खुश होती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन छत से कपड़े उतारते वक्त अनुराधा का पैर फिसल गया और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई। उसके सिर से खून बहने लगा और वो बेहोश हो गई। उसे जल्दी से अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई थी। एक बार फिर कैलाश और मीनल की आंखों में माँ और पत्नी के खोने का डर बना हुआ था। मीनल को अपनी सौतेली माँ का वो सारा प्यार याद आने लगा। फिर वो रोते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगी, मेरी माँ को ठीक कर दो भगवान। मैं दोबारा से अपनी माँ को नहीं खोना चाहती।
अपनी बेटी को इस तरह रोता देख कैलाश ने उसे गले से लगा लिया। वो हमें कितना प्यार करती थी, लेकिन हमने उसके प्यार को नहीं समझा। भगवान जी, अनुराधा को ठीक कर दो। तभी डॉक्टर उसके पास आया और बोला, आपकी पत्नी अब खतरे से बाहर है, आप उनसे मिल सकते हो। कैलाश और मीनल तुरंत जाकर अनुराधा से मिलते हैं। मीनल अनुराधा से लिपटकर खूब रोती है। मुझे माफ कर दो माँ, आप बहुत अच्छी हो। सच में आप लाखों में एक मेरी सौतेली माँ हो। ये कहते हुए मीनल ने अपनी सौतेली माँ अनुराधा से माफी मांगी। कुछ दिन बाद अनुराधा ठीक होकर घर आ गई। अब मीनल और कैलाश दोनों अनुराधा को खूब प्यार करते हैं। वहीं अनुराधा भी दोनों का प्यार पाकर बहुत खुश थी। फिर सभी खुशी खुशी प्यार से रहने लगे।